गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12 की बात कर रहे थे। क्लास 12 में हम लोग जनरल पढ़ रहे थे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। क्लास 11 के स्टूडेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं और डाउट भी पूछ रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं क्वेश्चन को और वो लोग डाउट पूछते हैं, अच्छा लगता है। तो हम लोग ने लेक्चर 9 किया था, तो लेक्चर 10 होगा या जो भी होगा, लेक्चर की बात कर लूँगा कौन सा लेक्चर है। तो ये जनरल हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग स्पेशल टाइप के कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे थे कि कुछ अलग हट के कुछ स्पेशल टाइप के ट्रांजेक्शन आते हैं, तो हम उसको कैसे फेस कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए सबसे एक और पढ़ाने वाला था डेप्रिसिएशन। हम आपको इसके बारे में आज बताएंगे, इस पे जनरल एंट्री करवाएंगे। क्या होता है डेप्रिसिएशन, सबसे पहले समझिएगा। मान लीजिए आप एक बाइक खरीदते हैं, 70,000 का, 70,000 का। आज का जो डेट है वो डेट है आपका, मान लीजिए 6, आज का डेट जो है 6 तारीख है, आपका 8 मंथ है 2020 है, मतलब 6/8/2020 को आप एक बाइक खरीदते हैं जिसकी प्राइस है 70,000 रुपए। अब क्या होता है जरा मुझे बताइएगा, एक साल बीत जाता है 1 ईयर के बाद, एक साल के बाद ये बताइएगा जब ये बाइक आप बेचेंगे मान लीजिए, तो क्या वो बाइक 70,000 रुपए की बिक जाएगी? नहीं बिकेगी ना। 70,000 की वो बाइक नहीं सेल होगी, वो सेल होगी 60,000, 50,000 या जैसा भी होगा वो बिकेगी। इस हिसाब से बताइए इसकी वैल्यू में जो कमी आई है वो 10,000 का डिक्रीज हो गया। ऐसे ही जब बाइक एक साल और चल जाएगी, मतलब 2 साल जब हो जाएगा, तो ये बाइक फिर 50,000 की बिकेगी। मतलब जैसे जैसे इसको हम यूज करते जाएंगे, इसकी वैल्यू जो सेल प्राइस होगी वो कम होती जाएगी। बात सही है? क्यों कम हो रही है? तो आप इसके पीछे आप रीजन बताएंगे। इस तरह ऐसा है, जब मैं बाइक को यूज कर रहा हूँ तो बाइक घिस रही है, चल रही है। अब यूज होने से घिसावट आ रही है, वियर एंड टियर हो रहा है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो सर इसी की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि वो घिस रही है, ठीक है ना। तो उसी चीज को जो आप बोलते हैं ना कि सर कुछ दिन आप यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू घिस गई है, टायर घिस गया, इंजन चल चुका है, ये जो वैल्यू में कमी आ रही है ना टाइम टू टाइम, इसी वैल्यू को डेप्रिसिएशन, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो बात करें हम लोग डेप्रिसिएशन में चैप्टर पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन बताने का बात नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन बताने से कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। तो डेप्रिसिएशन में ऐसे ही बोल देता हूँ, डेप्रिसिएशन लिखना होगा तो लिख लेंगे, इज द डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक allocation of depreciable value in his useful life. Depreciation is the systematic allocation of depreciable value in his useful life. अब मैं बात करूं, 2 बात यहाँ पे मैंने बोला, एक तो डेप्रिसिएबल वैल्यू क्या है और दूसरा यूजफुल लाइफ क्या है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मुझसे यहाँ पे सवाल है, यही सवाल को 70,000 का बाइक लिया, 5 साल बीत गया और इसकी वैल्यू अब सिर्फ 10,000 रह गई है या 20,000 रह गई है। बताइए इसकी वैल्यू में कितनी कमी आ गई? जो कमी आ गई वो 50,000 की डिक्रीज हो गया उसकी वैल्यू। अब बताएगा इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ना जो कमी आई है, इसी वैल्यू को डेप्रिसिएबल वैल्यू बोला जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसको कहना सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू। सिस्टमेटिक एलोकेशन, इस डेप्रिसिएबल वैल्यू का
सिस्टमेटिक एलोकेशन है, किसमें? यूजफुल लाइफ में। किसमें? यूजफुल लाइफ में सिस्टमेटिक एलोकेशन है। यूजफुल लाइफ मतलब कितना साल बाद? 5 साल बाद यूजफुल लाइफ हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलोकेट करना है, बांटना है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। हर साल कितनी वैल्यू कम हो रही है? 10,000। यानी एक साल में 10,000 कम हो रही है, पूरे 5 साल में 50,000, तो एक साल में कितना? 10,000। ये है डेप्रिसिएशन। मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करके पूरी बातें बताई जाएंगी, बस आप इतना अभी जान लीजिए क्या होता है डेप्रिसिएशन। अब इसके लिए मुझे जनरल करने की बात है, तो मैं जनरल कैसे कर दूंगा? चलिए, लेकिन सबसे पहले, उससे पहले मैं एक आपको एंट्री कर रहा हूँ। इस डेप्रिसिएशन पे आने से पहले मुझे इससे रिलेटेड एक एंट्री चाहिए। हमने एक मशीन खरीदा, परचेज मशीनरी ₹10,000, या फिर हमने खरीदा कितना? 70,000। वही एग्जाम्पल बताया। 70,000 का मशीन खरीदा। मैंने कहा था जब हम लोग एसेट खरीदते हैं तो हम एसेट का नाम लिखते हैं, ना कि हम लोग परचेज और सेल लिखते हैं। तो यहाँ पे एसेट मशीन है और दूसरा हमारा कैश है। तो मशीनरी हमारे लिए एसेट होता है, और हम जानते हैं सभी एसेट कहाँ जाते हैं? रियल अकाउंट में जाता है। और रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। खरीद के लाया तो कम्स इन है, इसलिए क्या हो गया? डेबिट हो गया। दूसरा है मेरे पास कैश भी एसेट है, रियल अकाउंट में जाएगा, और हम जानते हैं रियल अकाउंट में पैसा जाएगा क्योंकि मशीनरी आ रही है, गोज आउट होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बताइए इसकी जनरल एंट्री हम लिख सकते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना? कितना? 70,000 का 70,000 का हम लोग ने मशीनरी खरीद लिया, बीइंग मशीनरी परचेज। बीइंग मशीनरी परचेज, ये हो गया ना। अब इससे रिलेटेड ये है, इसलिए मुझे इसको बताना बताएगा। ये जो वैल्यू में कमी आती है, जो डेप्रिसिएशन लगता है, वो किस पर लगता है? वो हमारे फिक्स एसेट पे लगता है। याद रहे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट, वो केवल फिक्स एसेट पे चार्ज होता है। जैसे मेरा बोर्ड है, मैं जिसको जितना यूज करूंगा इसकी वैल्यू उतनी कम होती है। घर है, घर यूज करूंगा डेप्रिसिएट होगा। फैन है, फैन चलाऊंगा डेप्रिसिएट होगा। मोबाइल है, फिक्स एसेट है, उसको यूज करूंगा, उसकी वैल्यू कम होगी। हमेशा फिक्स एसेट पर ही डेप्रिसिएशन लगता है। तो ठीक है ना? अब ये मशीन है। अब हमने जो मशीन खरीदा था, ये मशीन आज खरीदा है हमने। आज का डेट है 6/8/2020, यानी 6 अगस्त को हमने ये मशीन खरीदा है। अब 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब 2025 में, यानी कब? 6/8/2025 में इसको बेचूंगा तो इसकी वैल्यू 10,000 बचेगी। ये एस्टिमेटेड है, 20,000 बचेगी, एस्टिमेट है। ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं कहूंगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, मतलब इसकी वैल्यू हर साल 10% कम होगी। यानी एक स्टेटमेंट लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। डेप्रिसिएशन का स्टेटमेंट क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, यानी 70,000 की मशीन पर डेप्रिसिएशन हर साल 10% चार्ज हो रहा है। तो बताइएगा 70,000 की मशीन हर साल 10% डेप्रिसिएशन, एक साल कितनी वैल्यू कम हो रही है? 7,000 रुपए। ठीक है? अब बताइएगा इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे इस डेप्रिसिएशन का? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन है कि नहीं है? डेप्रिसिएशन है ना। अब चलिए बताइए डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होगा कि नहीं
लॉस होता है, लेकिन गलत है, क्योंकि लॉस का मतलब होता है प्री डिसाइडेड अगर कोई चीज है, जैसे प्री डिसाइडेड मतलब जैसे इसकी वैल्यू कम, जैसे ये मैंने कैलकुलेटर लिया, ये कैलकुलेटर मेरा फिक्स एसेट है, तो हमने जब इसको खरीदा तो ये फिक्स हो गया कि अब दिन प्रतिदिन इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना, धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ये फिक्स है। तो ये अगर पहले से फिक्स है, प्री डिसाइडेड है, तो ये एक्सपेंस है। लेकिन अब ये ऐसे कैलकुलेटर है, गलती से मेरे हाथ से ऐसे गिर जाता है और ये टूट जाता है, तब भी इसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन ये एक का एक हो गया, ये इंसिडेंटल है। अगर एक का एक वैल्यू कम होती है तो उसको हम लोग लॉस मानते हैं, और अगर उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है तो उसको डेप्रिसिएशन होता है। दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों में यही है कि अगर प्री डिसाइडेड है तो एक्सपेंस है, और एकाएक है तो नुकसान है, लॉस है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए डेप्रिसिएशन क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम एसेट खरीदेंगे तभी पता चल जाएगा उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ प्रतिदिन कम हो। तो एक्सपेंस है तो हम जानते हैं एक्सपेंस कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है, ठीक है ना। अब बताइएगा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। नॉमिनल किसमें जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। क्या, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो यानी डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। बात समझ में आई? कितना, 7,000। कितना कम हुआ है, 7,000 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। अब बताइए क्रेडिट क्या होगा, कुछ डेबिट हुआ तो कुछ क्रेडिट होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि डेबिट को जब भी बढ़ाना होगा तो डेबिट करेंगे, और जब भी डेबिट को कम करना होगा तो क्रेडिट कर देंगे, और ऐसे ही क्रेडिट को जब बढ़ाना होगा तो क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट को जब कम करना होगा तो डेबिट कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। चलिए बताइए, जब मैंने मशीन खरीदा था तब इसको डेबिट किया था। जब हमने मशीन को खरीदा था तो डेबिट किया था। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कितने से, 7,000 से। बताइएगा डेबिट को कम करना है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट। कैलकुलेट टू मशीन, कितना, 7,000, क्रेडिट टू में आ गया। बात समझ में, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, ये हो गया खत्म। अब चलिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब बात ये सुनिए, ये तो आ गया डेप्रिसिएशन की बात। अब हम लोग डेप्रिसिएशन की बात कर लिए हैं, अब हम लोग को और भी आगे क्या करना है, और भी आगे क्वेश्चंस इस पे और भी एक दो करना है। देखेंगे क्या शुरू करते हैं, क्या हटा दें, चलिए हटा दें। चलिए एक चीज और समझ चाहिए कि जो एसेट होता है, एसेट होता है जो मेरा, ये चीज याद कर लीजिएगा, मैं आपको इसको समझा पाऊंगा ले जाइए। एसेट जो होता है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और जो लायबिलिटी होती है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जो मैं बोलता हूं ये जरूरी है कि जो एसेट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, और जो लायबिलिटी होता है उसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एसेट, सभी एसेट का क्या, डेबिट बैलेंस, और सभी लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि इसी पे हमको थोड़ा सा जनरलिटी आपको एक दो समझाना है। तो मैं एक चीज समझाना चाह रहा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस, बात समझिएगा। आउटस्टैंडिंग में
आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कुछ भी हो सकता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में समझाता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा मैंने कहा, अब एक बात सुनिएगा, मान लीजिए ये किराए का घर है मेरे, इस घर में मैं किराए पर रहता हूँ, रेंट पर रहता हूँ, और इसका 5,000 रुपये हर महीने मैं रेंट देता हूँ, ठीक है ना। इसका 5,000 रुपये, ये सही है, मैं अपने ऊपर ही बता रहा हूँ, ये 5,000 का मैं किराए पे घर लिया हूँ, उस घर में मैं रहता हूँ। अब क्या होगा, इस लॉकडाउन की वजह से मैं घर पे हूँ, कहाँ हूँ, अपने घर पे। तो इस लॉकडाउन की वजह से मैं जब घर पे हूँ, तो इसका मैं क्या किया, अभी इसका रेंट देना है, लॉकडाउन का 2 महीने का, 2 मंथ का मुझे रेंट इसका देना रह गया है, अभी मैंने दिया नहीं है। उनसे बोला था कि ठीक है मैं आऊँगा तो 2 महीने बाद शहर में सही होगा तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब मेरे लिए जरा सोचिएगा कि जो मैंने 5,000 रुपये नहीं दिया है वो मेरे लिए जिम्मेदारी है या मेरे लिए संपत्ति, मतलब वो मेरे लिए एसेट है या मेरी लायबिलिटी है। एक मकान मालिक है जिनके घर में मैं रहता हूँ, 5,000 के रेशियो से महीने के हिसाब से 2 महीने का किराया अभी बकाया है, मैंने दिया नहीं है, तो 5,000 इंटू 2 10,000 हो गया। 10,000 रुपये अभी हमको उस मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को देना है, ठीक है ना, देना है। जरा बताइएगा वो जो पैसा मुझे उनको देना है वो मेरे लिए लायबिलिटी है या एसेट है? वो मेरे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। अब चला बताइएगा आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वर्क डन, काम हो गया बट पेमेंट वाज नॉट मेड, लेकिन पैसा नहीं दिया गया, पेमेंट नहीं हुआ। उनके घर में किराएदारी तो पूरा हो गई, किराया तो पूरा हो गया 2 महीने का, लेकिन अभी पे नहीं किया गया है। तो बताएगा पे नहीं किया गया, इसी को तो मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा हमारे लिए 10,000 रुपए की एक लायबिलिटी है जिसको मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब काम हो गया, पैसा नहीं दिया। तो काम हो गया है, घर में मैंने रह लिया, लेकिन अभी किराया नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। अब ये हमारे लिए क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग रेंट, लायबिलिटी। अब मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे हो पाएगा, देखिएगा। सबसे पहले यहां पर कैसे एंट्री आएगी? रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर ₹10,000 है ना, तो महीने का 10,000 रुपए मेरा रेंट। तो देखिएगा अब जो रेंट है मेरे लिए एक्सपेंस है। बताइएगा एक्सपेंस कहां जाता है? नॉमिनल अकाउंट में जाता है कि नहीं जाता है? अगर नॉमिनल अकाउंट में जाता है तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो ये डेबिट होना चाहिए। यानी जनरल एंट्री में जो रेंट है, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 10,000 से। ये बात यहां से क्लियर है। दूसरी बात, पैसा तो गया नहीं, इसको ले नहीं सकता। दूसरी बात ये आउटस्टैंडिंग है, बकाया है ना, तो आउटस्टैंडिंग का मेरी बात सुनिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप ही ने बताया कि ये लायबिलिटी होती है। सर ये जिम्मेदारी होती है मेरी, क्योंकि अभी पे करना बचा है। अगर लायबिलिटी होता है तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है सर, और इसको हमको बढ़ाना है तो क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्या? क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्या? क्रेडिट। अब वैसे भी मैं आपको करके दिखा दूं दूसरे तरीके से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट इज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट कितना? 10,000 से क्रेडिट हो गया। लेकिन हम आपको ऐसे वाला करके दिखाते हैं। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो लैंडलॉर्ड के नाम को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक के नाम को रिप्रेजेंट करेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की उनको देना है। अब वो जो मकान मालिक है वो हमारे लिए क्या है? पर्सन है कि नहीं है? ये पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे। कौन से पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर
uncredited the giver, तो बताएगा अभी उनको एक तरह से क्या है वो गिवर, उनके घर में मैंने रह चुका हूँ, अभी उन्होंने कुछ दिया है लेकिन अभी कुछ लिया नहीं ना, तो इसलिए क्या हो जाने चाहिए, ये क्रेडिट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया क्रेडिट। आप लोग ऐसे मत समझिएगा, ये थोड़ा लफड़ा वाला है, आप ऐसे समझिएगा हमेशा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्रेडिट करना होता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। बात समझ में आ गई। आप इसी पे क्या कर लेंगे, 2 4 10 एंट्री पास कर लेंगे, वो एंट्री मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ या मैं आपको भेज दूंगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका ये आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गया। मुश्किल से इस अब जनरल में 4 से 5 लेक्चर और बचा है, 3 से 4 लेक्चर, मतलब 15 तारीख के अंदर ये खत्म हो जाएगा और हम लेजर शुरू कर पाएंगे। तो हम लोग लेजर शुरू करेंगे और इसको हम लोग पढ़ाई फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।